नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में 2020 के अंतिम दिन 31 दिसंबर की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों में से होगा। और यह आपके CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, दिल्ली पुलिस, NTPC, RRB, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं आज के राष्ट्रीय मामलों में। पहली खबर है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स एक्सपोर्ट ऑफ आकाश मिसाइल सिस्टम, फ्रेंडली कंट्रीज शो इंटरेस्ट। तो दोस्तों, हमारी केंद्रीय सरकार ने, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक बड़ा फैसला लिया है कि अब आकाश मिसाइल प्रणाली को निर्यात की मंजूरी दे दी है और इस तरह से आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम और आगे हम लोग बढ़ गए हैं। और ऐसा भी भारत ही के साथ साथ, यानी भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ अफ्रीका महाद्वीप के देशों ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो यहाँ से जो हम लोग निर्यात करेंगे जो अपनी प्रणाली को, वह दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका देशों को निर्यात करेंगे। तो इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन देशों को इस हथियार प्रणाली को निर्यात करने के अवसर को भी तलाशेगी। तो दोस्तों, आकाश देश की एक महत्वपूर्ण मिसाइल है। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। 96% पूरी तरह से यह स्वदेशी प्रकृति की है और इसकी जो प्रकृति है, यह कैसे काम करती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखना। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी क्षमता है 25 किलोमीटर। और यह आप देख सकते हैं आकाश मिसाइल का चित्र कि यह सतह से हवा में मार करती है और यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। अब हम रक्षा क्षेत्र में निर्यात की ओर अग्रसर होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, गवर्नमेंट अप्रूव्स 3000 करोड़ प्रोजेक्ट फॉर पारादीप पोर्ट। दोस्तों, अब देखिए यहीं पर प्रश्न शुरू हो गया कि हमारी भारत सरकार ने इसको विश्व स्तर का बंदरगाह, वैश्विक स्तर का बंदरगाह बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दोस्तों, पारादीप बंदरगाह, जैसा कि आगे अभी हम चर्चा करेंगे, यह उड़ीसा के तट पर स्थित है बंदरगाह और इसकी जो वर्तमान माल रखाव की जो क्षमता है 11.5 करोड़ टन है। इसे 2030 तक 40 करोड़ टन हो जाएगा इसकी क्षमता। तो इस तरह से पश्चिमी घाट या गोदी बनाने का निर्णय 1.5 टन कार्गो की क्षमता वाले बड़े जहाजों को आकर्षित करने के लिए यह किया गया है। और दोस्तों, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये देख सकते हैं, ये उड़ीसा है, तट पर बसा राज्य है और यह बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल पोर्ट है दोस्तों। और यह कह सकते हैं कि पूर्वी समुद्री किनारे पर स्थित सबसे बड़े समुद्र तटों में से एक है और यह बंगाल की खाड़ी, इधर क्या पड़ेगा, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, तो बंगाल की खाड़ी तथा महानदी भी यहीं उड़ीसा के कटक शहर इसी किनारे है ना, तो यहीं पर आकर के गिरती है। तो यहीं पर मुहाने पर यह स्थित बंदरगाह है और यह करीब 15 मीटर गहरा है। यहाँ मुख्यतः यहाँ से कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है, क्योंकि आप देखिए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब में लोहे के काफी भंडार पाए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का बैलाडीला की खान, यहाँ से विशाखापट्टनम से भी निर्यात किया जाता है। हमारे उड़ीसा में मयूरभंज, इन सब क्षेत्रों से भी लोहा निकाला जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरकार ने कितना 3000 करोड़ रुपए आवंटित किया है। और अब यहीं पर थोड़ा सा जान लीजिए, यह सारे बंदरगाह हैं। मैंने क्या कहा था, 13 बड़े बंदरगाह हैं, हालांकि छोटे छोटे भी इसमें दिए हैं। मेन ये है जैसे कांदला पोर्ट, तो इसको आप अलग अलग कर लीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि अरब सागर के तट पर स्थित बंदरगाह और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित बंदरगाह, या ऐसे भी कह सकते हैं कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, यानी इंपॉर्टेंट पोर्ट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। इस तरह से अलग अलग हम लोग चर्चा कर सकते हैं। जैसे कांदला पोर्ट है, तो कांदला पोर्ट इट इज ए टाइडल पोर्ट, इसको ज्वारीय पत्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका नाम अब बदल करके दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया है। इसके बाद दोस्तों मुंबई पोर्ट है और ये सारे इधर के मैक्सिमम जो पोर्ट हैं वह नेचुरल पोर्ट हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं दोस्तों। तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और
व्यस्ततम बंदरगाह यानी इंडियाज बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया इज मुंबई पोर्ट। दोस्तों इसी के भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन यानी यह आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित बंदरगाह है दोस्तों, यानी मॉडर्न फैसिलिटीज यहां पर सारी हैं। इसे न्हावा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मारमुगाओ बंदरगाह है, ये गोवा में स्थित है दोस्तों, गोवा जिसकी कैपिटल पणजी है। इसके बाद है मंगलौर पोर्ट, यह जो है कर्नाटक में मंगलौर सिटी भी है, इसको अब मंगलुरु भी कहा जाता है दोस्तों। यह एक पोर्ट सिटी के नाम से जाना ही जाता है। और इसके बाद है कोचीन बंदरगाह, इसे हम मसाला बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, स्पाइस पोर्ट भी कहते हैं दोस्तों। तो यहां से चूंकि केरल को मसालों का घर कहा जाता है दोस्तों, तो यहां से हम मसाला अन्य वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तो ये हो गए क्या, पश्चिमी घाट पर या पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पूर्वी तट पर, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो तूतीकोरिन बंदरगाह है दोस्तों, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका नाम बदल करके ओवी चिदंबर नार हो गया है। यहां पर देख रहे हैं कराईकल है, ये छोटे मझोले बंदरगाह हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये कराईकल, फिर चेन्नई आप देख सकते हैं, यह सबसे पुराना बंदरगाह है, पहला ई पोर्ट है। तो इस तरह से बड़े बंदरगाहों में बात की जाए तो चेन्नई और तूतीकोरिन है, ये ध्यान रखेंगे। इन्नौर भी है, इसका नाम के कामराज हो गया है। और इसी तरह से सबसे महत्वपूर्ण विजाग दोस्तों, यह भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है, हाँ ध्यान रखेंगे, डीपेस्ट यानी क्या कहेंगे, गहरा बंदरगाह। और यह लैंड लॉक्ड बंदरगाह है दोस्तों, स्थल अवरुद्ध, क्यों, क्योंकि डॉल्फिन कटक पर बसा हुआ है, तो ये अंदर हो जाता है। यही कारण है जब सुनामी आया तो यह बच गया था, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, जिसकी हम लोगों ने खबर में चर्चा की, यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। और दोस्तों इसके बाद हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह, तो कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, इसके भार को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट, यह है एक नदी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण हमने बताया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हर्षवर्धन इनॉग्रेट इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट लेह। दोस्तों लेह के बारे में सुना होगा, यह लद्दाख की राजधानी है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, सिंधु नदी के किनारे बसा है। एंड लद्दाख इज न्यू कह सकते हैं यूनियन टेरिटरी स्टेट, इसीलिए देखें ना, यूनियन टेरिटरी स्टेट ऑफ लद्दाख। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख के लेह में भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र का उद्घाटन किया है दोस्तों। और केंद्र क्षेत्र में स्थानीय मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा, यानी यह बताएगा, पहले से ही फोरकास्ट करेगा कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, बर्फबारी होगी या नहीं, इन सब की जानकारी यहाँ से प्राप्त हो सकेगी। तो यह काफ़ी, यह भी महत्वपूर्ण खबर है। और लेह में मौसम विज्ञान केंद्र हिमालय में स्थित यह दूसरा मेट्रोलॉजिकल सेंटर होगा। ऐसी पहली सुविधा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल भी है, ध्यान रखना। ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह भूटान को भी स्पर्श कर रहा है, इधर म्यांमार को भी कर रहा है, ऊपर चीन को भी कर रहा है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से पहला कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा यह लेह में बनाया गया है। और यह सुविधा 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो इसे कह सकते हैं भारत में सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र इसको कह सकते हैं, यानी विच मेक इट द हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन इंडिया। और यह नया मेट्रोलॉजिकल सेंटर संघ राज्य क्षेत्र के लेह और कारगिल जिलों के लिए लघु रेंज, मध्यम श्रेणी और लंबी दूरी का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। तो यह महत्वपूर्ण थी। अब आते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर, इंडियन रेलवेज न्यू विस्टाडोम कोच सक्सेसफुली कंप्लीट 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, इसकी जो स्पीड है उसका ट्रायल लिया गया जो कि सफल रहा। तो विस्टाडोम टूरिस्ट कोच जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कर लिया गया। दोस्तों ये विस्टाडोम कोच ज्यादातर पर्वतीय इलाकों में टूरिस्ट ट्रेनों में
काम करते हैं। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, द न्यू विस्टाडोम टूरिस्ट कोच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। कहाँ है ये? चेन्नई में है। तो द विस्टाडोम टूरिस्ट कोचेज आर यूरोपियन स्टाइल कोच, याद रखना यूरोपीय शैली में यह निर्मित है, प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी एडवांस फैसिलिटीज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स एंड ऑफरिंग देम पैनोरामिक व्यू ड्यूरिंग ट्रेन ट्रेवल, यानी यात्रा के दौरान। तो यह यूरोपीय तकनीक इसमें, यानी नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया है, जिसमें यह पर्यटक कोच यूरोपीय शैली के यह कोच बनाए गए हैं, यानी यूरोपीय शैली का, यूरोपीय टेक्नोलॉजी का भी हमने प्रयोग किया है, जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिए तकनीकी रूप से उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, और ट्रेन यात्रा के दौरान जैसे कि वह पूरा बाहर का मनोरम दृश्य देख सकें। तो दोस्तों 13 विस्टाडोम कोचेज आर बीइंग ऑपरेटेड ऑन सेलेक्ट रूट्स इंक्लूडिंग द नीलगिरी माउंटेन। ये कहाँ होगा दोस्तों नीलगिरी माउंटेन? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीलगिरी वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट का मिलन बिंदु है। माथेरान रेलवे हिल स्टेशन जो दादर में है, मुंबई में है, अराकू घाटी कश्मीर में है, तो इन सब में यह चलाया जाएगा दोस्तों। तो यह विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए ट्रेन की यात्रा को यादगार बना देंगे। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। आज महत्वपूर्ण खबर में पहली खबर है, साउथ कोरियाज आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सन अचीव 100 मिलियन डिग्रीज फॉर 20 सेकेंड, ब्रेक वर्ल्ड रिकॉर्ड। दोस्तों यह विश्व रिकॉर्ड हो गया है। दक्षिण कोरिया, इसकी चर्चा हम लोग 1-2 दिन पहले किए थे। इसकी कैपिटल क्या है? सियोल है दोस्तों। तो इसके चुंबकीय संलयन उपकरण ने 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के आयन तापमान तक पहुंच के कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, के स्टार, इसका क्या कहेंगे? कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च ने संलयन के लिए नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। प्रयोग के परिमाण को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि सूर्य 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर जलता है। तुलना करके अगर देखें तो के स्टार सूर्य की तुलना में 6.6 गुना अधिक तापमान प्राप्त करने में सक्षम था। और दोस्तों के स्टार को अक्सर दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के रूप में जाना जाता है। इसने 2018 में भी यह तापमान हासिल किया था, मात्र 1.5 सेकंड के लिए। 2019 में 8 सेकंड तक तापमान पहुंच चुका था। तो दोस्तों के स्टार जो कि कोरियाई इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी में रखा गया है, वह सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ, अब यह भी पूछ लेगा कि के स्टार किनका संयुक्त अनुसंधान है, तो कोलंबिया एंड सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी का यह संयुक्त हिस्सा है। थोड़ा सा साउथ कोरिया के बारे में पहले भी बताया हूं, यह पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे हिस्से पर एक पूर्व एशियाई राष्ट्र है। कह सकते हैं कि यह पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है। तो यह साउथ कोरिया, ऊपर देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया है। हाँ, इसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। क्या है? प्योंगयांग। और ये इधर येलो सी है, इधर सी ऑफ जापान है। और इसकी कैपिटल बता ही दिया। इसकी जो करेंसी वॉन है ये भी बता चुका हूं, मून जे इन प्रेसिडेंट हैं। अब बढ़ते हैं, इंडिया विल बिकम टेम्परेरी मेंबर ऑफ यूएनएससी फॉर द 8th टाइम, यानी 8वीं बार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। यानी यह जनवरी 2021 से 2 वर्षों के लिए यह बनेगा। तो भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनेगा। यूएन की तरफ से दी गई जानकारी से यह अगस्त 2021 में 1 महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष भी रहेगा। 5 जो परमानेंट मेंबर है उसमें से 4 ने भारत के साथ काम करने के लिए सहमति दी है। यहां पर आप देख सकते हैं यह पॉइंट, द 4 ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। कौन कौन है? 5 जो स्थायी सदस्य, अमेरिका, रूस, यूके एंड फ्रांस, जबकि चीन जो है नहीं इसमें दिखाया है। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया, मैक्सिको, आयरलैंड एंड नॉर्वे हैव आल्सो बिकम टेम्परेरी मेंबर फॉर
2 ईयर, यानी भारत के साथ साथ कौन कौन, मैक्सिको, इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी। दोस्तों आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, नॉर्वे की ओस्लो है। तो यह 1, 2, 3 और भारत, ये सब अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बनेंगे। और भारत इसके पहले 1950-51 में, फिर 67 68 में, 72 और 73 में, 77 और 78 में, 84 और 85 में, 91 और 92 में तथा 2011-12 में भी अस्थायी सदस्य के रूप में चयनित हुआ था। अब थोड़ा सा यूएनएससी के बारे में जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर कहां है, न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क शहर में। और न्यूयॉर्क शहर दोस्तों हडसन नदी के किनारे बसा है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संयुक्त राष्ट्र ही है, यह ध्यान रखेंगे, यह इसका चिन्ह है। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अर्जेंटीना गिव्स लीगल अप्रूवल टू एबॉर्शन, बिकम फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका। दोस्तों अर्जेंटीना की सीनेट ने गर्भपात को वैध करार देने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। हालांकि चर्च वहां की यह मान नहीं रही थी इस बात को, लेकिन वहां की महिलाओं ने दशकों से आंदोलन किया, तब जाके सीनेट में बहुमत से इस विधेयक को पारित किया गया। अब विधेयक में 14 सप्ताह तक की गर्भवती महिला के गर्भपात को वैधानिक करार कर दिया गया। यही नहीं, बलात्कार या गर्भवती महिला की जान को खतरा होने की स्थिति में 14 सप्ताह के बाद भी गर्भपात को वैध करार दिया जाएगा। तो यह अच्छी खबर है वहां पर अर्जेंटीना से। और यह लैटिन अमेरिका, इसमें देखिए कह रहा है ना, बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन लैटिन अमेरिका। इसका क्या मतलब, लैटिन अमेरिका का मतलब यह है कि ऊपर जो कैरेबियाई देश हैं, यानी मैक्सिको से लेकर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सारे देशों के समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश, इन सब का शासन रहा है, इसीलिए इन देशों के समूह को लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो यहाँ की जो संसद है, जैसे चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज कहते हैं, ये भी फैक्ट याद रखना। जैसे हमारे देश की आप संसद कहते हैं, जापान में डाइट कहते हैं, इजराइल में नेसेट कहते हैं, हाँ याद रखिएगा इन चीज को। तो वहां के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज ने इसका समर्थन किया। महिला अधिकारी कार्यकर्ता लंबे समय से यह लड़ाई लड़ रही थी, हालांकि इस कानून का चर्च विरोध कर रहा है। और इस फैसले के साथ ही अब धार्मिक रूप से बेहद रूढ़िवादी लैटिन अमेरिका में बदलाव की बयार आ सकती है। पूरे इलाके में केवल क्यूबा, देखिए ना, ये भी लैटिन अमेरिकी कंट्री है, क्यूबा की राजधानी हवाना है, उरुग्वे की कैपिटल मॉन्टेविडियो है, और मैक्सिको की मैंने बताया मैक्सिको सिटी। लेकिन यहाँ के कुछ हिस्सों में ही गर्भपात की कानूनी अनुमति है। इस तरह से अर्जेंटीना एक कैथोलिक देश है जहां पर गर्भपात का विरोध होता आ रहा था। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि लैटिन अमेरिका में पूर्ण रूप से लागू करने वाला यह पहला देश होगा। अब थोड़ा सा अर्जेंटीना के बारे में जान लीजिए। यहाँ के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडीज हैं। ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है दोस्तों, यह देख रहे हैं ना, ब्यूनस आयर्स। और देख रहे हैं ये उरुग्वे इसको टच कर रहा है, इसकी कैपिटल मॉन्टेविडियो है। इधर आप देख रहे हैं ब्राजील भी कर रहा है, इसकी कैपिटल ब्रासीलिया है। ये पराग्वे भी टच कर रहा है, इसकी कैपिटल असुनसियन है। बोलीविया भी कर रहा है, इसकी कैपिटल लापाज है। और इधर देख रहे हैं चिली कर रहा है, इसकी राजधानी सैंटियागो है। और यहां पर उशिहावा देख रहे हैं ना, सबसे दक्षिणतम शहर है, यह फाकलैंड आइलैंड है दोस्तों। इस पर यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है, ध्यान रखेंगे। अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम में इसीलिए काफी 1986 में युद्ध भी हुआ था, अभी जनमत संग्रह कराया गया। तो यहाँ के लोग यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना चाहते हैं दोस्तों। यहीं पर टेरा डेल फ्यूगो द्वीप है, यहीं पर आप उसका मैप देखेंगे पॉलिटिकल, तो उसमें दिखेगा फिजिकल मैप में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रैब पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, उसको स्टांसिया कहते हैं। यहीं पर घास का जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, जिसे क्या कहते हैं, टेम्परेट ग्रास लैंड कहते हैं, पंपास सुना होगा दोस्तों। यहीं पर आप इधर देखिए आटाकामा डेजर्ट है, इसको तो टच करता है। साथ साथ यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थल है दोस्तों। कृषि में यह काफी विकसित देश है, गाय के मांस का यह प्रमुख निर्यातक देश भी है। और यहाँ के जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं उसको स्टांसिया कहते हैं दोस्तों। मकर रेखा इससे होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहाँ पर नदियां जैसे पराना, पराग्वे, यह सब नदियां
नदियां, पिल्कोमाया, उरुग्वे, ये देख रहे हैं उरुग्वे देश है, नाम इससे नाम से नदियां ही बहती हैं, यहीं पर आकर सब गिरती हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ नर्मदा और ताप्ती नदी किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का। तो यहाँ पर उसको डी ला प्लाटा कहा जाता है, देखिए लिखा हुआ है ला प्लाटा। तो यहाँ पर जो नदियां गिरती हैं उसी को रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। तो आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन, ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हो गए हैं। इन्हें गावी में नामित किया गया। ये बहुत ही हर्ष की बात है कि हर्षवर्धन को इतने ऊंचे पद पर नामित किया गया है। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के ये चेयरमैन भी हैं दोस्तों। और इस तरह से गावी, सबसे पहले तो गावी का फुल फॉर्म ही याद रखना, GAVI, यानी इसको क्या कहेंगे? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो गावी, इसका फुल फॉर्म याद रखना। तो इनको बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है। वर्तमान में म्यांमार के म्यूट हेत्वे हैं, ध्यान रखेंगे, तो उनकी जगह इनको बनाया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन बोर्ड में दक्षिण पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय सीरो और दक्षिण प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय WPRO निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। और दोस्तों इनका जो कार्यकाल होगा कल से शुरू हो रहा है और 31 दिसंबर 2023 तक होगा। साल में 2 बार बैठकें होंगी। और गावी के बारे में जान लीजिए कि यह टीका गठबंधन है, वैक्सीनेशन यह अलायंस है। याद रखिएगा ये उन देशों के लिए बनाया गया था जहां पर जो अति पिछड़े देश, विकासशील अल्प विकसित देशों में जो कि विकसित नहीं हैं और वो लोग इस टीके की कीमत देने में, अदा करने में उनको दिक्कतें आ रही थी। तो यही कारण है कि यह संगठन यह 822 मिलियन लोगों को यह खुराक, टीके की खुराक दिलाया है विकासशील और अल्प विकसित देशों में, जिससे कि भविष्य में 14 मिलियन से अधिक जो बच्चों को इस तरह की जो वैक्सीन के बिना जो रोग हो जाता है उससे बचत होगी दोस्तों। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें जो मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और वर्ष 2000 में इसको गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन, रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए, यह सुधार के लिए स्थापित किया गया है। अब बढ़ते हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF। दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार जायसवाल को बनाया गया है। यह दोस्तों महाराष्ट्र, ये बहुत चर्चित व्यक्तित्व हैं। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के ये IPS अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से लेकर यानी 30 सितंबर 2022 तक रहेगी। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने TRP घोटाला देखा होगा। TRP स्कैम बहुत चर्चा में रहा, उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आए, तो उसमें इन्होंने ही उजागर किया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब इनको जो है क्या बना दिया गया है? इनको CISF का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। और CISF, ध्यान रखेंगे, इसका जो आदर्श वाक्य है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यह इसका चिन्ह है। और 10 मार्च 68 अधिनियम के तहत 69 में स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका जो गवर्निंग बॉडी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। यस बैंक काफी चर्चा में रहा था। अपॉइंट्स निरंजन बानोदकर एज न्यू CFO। दोस्तों निजी क्षेत्र की ऋणदाता यस बैंक ने निरंजन बानोदकर को अपना नया समूह मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। ही विल टेक ओवर फ्रॉम अनुराग अदालखा, यानी वह अनुराग अदालखा से पदभार ग्रहण करेंगे, जिन्हें नए मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यानी CHRO, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर नामित किया गया है। और दोनों जो है 1 जनवरी 2021 से नई भूमिका संभालेंगे। और बानोदकर, जिन्होंने अप्रैल 2006 में यस बैंक के साथ काम शुरू किया था, वर्तमान में समूह अध्यक्ष और रणनीति स्थिरता और निवेशक संबंध के भी प्रमुख हैं। और यस बैंक के बारे में जान लीजिए, इसके CEO प्रशांत कुमार राणा कपूर इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना किए थे 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 बिहार, यानी बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है दोस्तों। तो केंद्र सरकार ने कोरोना के खतरे के दौरान राज्य सरकार की ओर से डिजिटल तरीके से लोगों की सहायता करने के लिए बिहार सरकार की सराहना की और बिहार सरकार के बेहतरीन प्रयासों को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। किसे? बिहार
बिहार सरकार को। और कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। तो दोस्तों, इस तरह से यह पुरस्कार बिहार के आपदा संपूर्ति पोर्टल को देश भर के राज्यों में 6 विभिन्न श्रेणियों में किए गए 190 आवेदनों में से चुना गया है। तो महामारी श्रेणी में मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग, एनआईसी को चुना गया। तो पोर्टल के जरिए मोबाइल ऐप से विभिन्न प्रदेशों में रह रहे 21 लाख बिहारी कामगारों को आर्थिक मदद दी गई। इसके अलावा 1.64 करोड़ राशन कार्डधारी परिवार को 3 महीने का राशन और 1000 रुपए भी दिए गए। और दोस्तों, यह पुरस्कार का जो आयोजन करता आईटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से हर 2 साल पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों में। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम टू विजिट अर्जेंटीना इन जनवरी। दोस्तों, तो अगला दौरा भारत का अर्जेंटीना होगा। तो भारतीय महिला हॉकी टीम अगले सप्ताह शुरू हो रहे अर्जेंटीना दौर के साथ कोरोना महामारी के बीच 1 साल बाद मैदान पर लौटेगी और इस तरह से ओलंपिक तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। तो भारतीय टीम के 25 खिलाड़ियों और 7 सहयोगी स्टाफ को कोर समूह 3 जनवरी को दिल्ली से रवाना होगा। और दोस्तों, यह 17 जनवरी से मेजबान अर्जेंटीना के खिलाफ 8 मैचों की श्रृंखला होगी। इसमें भारतीय हॉकी टीम की जो महिला कप्तान हैं, इनका नाम याद रखना, रानी रामपाल हैं, ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए 2021 में खेल गांव पहुंचने में अब 200 दिन के करीब समय रह गया है। तो इस तरह से अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलकर तैयारी करना जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज दोस्तों हम बात करेंगे मुख्य शहरों की, मेन सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी नदियों के किनारे। अक्सर आप लोग परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो जैसे दोस्तों देखिए, आगरा शहर, आगरा में ताजमहल है, आपको पता ही होगा। यह उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण शहर है और इसे पेठा नगरी, यहाँ पेठा नामक मिठाई होती है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यूपी स्पेशल में कभी कभी आ जाता है दोस्तों। और यह यमुना नदी के किनारे बसा है और यह उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से है। और यह ध्यान रखेंगे, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है और इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, वहीं जाकर के यमुना नदी का मिलन होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ सुना होगा दोस्तों। तो इस तरह से बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है दोस्तों। इसी तरह से देखिए प्रयागराज, देखिए आ गया नाम। इलाहाबाद, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहां अकबर का किला भी है दोस्तों। गंगा यमुना का संगम यहीं पर होता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर है इलाहाबाद। और दोस्तों, इलाहाबाद का राजनीतिक महत्व भी, यहाँ से कई प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी यह घर हुआ करता था और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब यहीं से रहे हैं दोस्तों। वीपी सिंह इलाहाबाद से ही थे, चंद्रशेखर सिंह भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए थे। तो इस तरह से काफ़ी नाम है प्रयागराज का। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों, गंगा यमुना। और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों, जो कि हर 12 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। तो यह ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दिल्ली। दिल्ली आप समझ ही सकते हैं, हमारे देश की दिल्ली राजधानी है दोस्तों। और दिल्ली को अगर आप पढ़ना चाहें तो पूरा दिन लग जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। इसका पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल सभी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो इस तरह से आप देखिए, पॉलिटिकल में पूरी संसद ही यही है। आर्टिकल 79 में भारत की एक संसद होगी। तो यह यमुना नदी के किनारे बसा है और केंद्र शासित राज्य दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी यहीं है, राष्ट्रपति भवन भी यहीं है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अब अगला बोलते हैं कानपुर। कानपुर, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कानपुर भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख, इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। यह लाल इमली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चमड़ा उद्योग, टैनिंग इंडस्ट्री, खूब सारी मात्रा में औद्योगिक शहर है दोस्तों और गंगा नदी के किनारे बसा है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे बसा है दोस्तों। यह सेकेंड लॉन्गेस्ट मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर और यह पंजाब में यह शहर है दोस्तों। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश से भारत में शिपकी ला दर्रे के माध्यम से
प्रवेश करती है, जो कि तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। और हरिद्वार, यहाँ भी कुंभ मेले का, इस वर्ष कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में ही हो रहा है दोस्तों। हरिद्वार के बाद ही गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा इंटर इन प्लेन विच सिटी, यानी कह सकते हैं किस शहर के बाद या किस शहर में गंगा मैदान में प्रवेश करती हैं। तो यह क्या है? हरिद्वार, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। सूरत दोस्तों, सूरत शहर इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, डायमंड कटिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है दोस्तों। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट भी सूरत शहर में स्थित है। ताप्ती नदी के किनारे बसा है, गुजरात का प्रमुख शहर है। और ताप्ती नदी का उद्गम बता चुका हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक पहाड़ी से निकलती है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी है और यह तेलंगाना में आएगा दोस्तों। अहमदाबाद, इसे भारत का मैनचेस्टर और साथ साथ पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है दोस्तों। साबरमती नदी के किनारे बसा है और गुजरात में ही स्थित है दोस्तों। अगला है लखनऊ, नवाबों का शहर है दोस्तों, नजाकत नसाफत का शहर है दोस्तों। गोमती नदी के किनारे बसा है और गोमती नदी गंगा की ऐसी सहायक नदी है दोस्तों, जो प्लेन से ओरिजिनेट होती है, यानी प्लेन से। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट सुना होगा दोस्तों, नेपाल को स्पर्श करता है। पीलीभीत में फुलहर झील है, याद रखना, फुलहर लेक से यह निकलता है। उत्तर प्रदेश का राजधानी भी है लखनऊ दोस्तों। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है दोस्तों। गंगा नदी ही बांग्लादेश में पहले ही पश्चिम बंगाल में भी दो शाखाओं में, एक भागीरथी और एक हुगली नदी। भागीरथी आगे चली जाती है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी जो है, कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस तरह से हुगली नदी भारत की सबसे विश्वासघाती नदी है, ट्रीचरस रिवर है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित है। उज्जैन शहर महाकाल का शहर है, महाकाल का मंदिर है उज्जैन दोस्तों। शिप्रा नदी के किनारे बसा है और शिप्रा नदी क्या है? इट इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, जो कि बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। चंबल घाटी रेवाइंस के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गुवाहाटी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के हर जगह अलग अलग नाम हैं। तिब्बत में सांगपो, चीन में जारलुंग और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग। फिर जब लोहित नदी मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से असम में तो गुवाहाटी इसी के किनारे है। फिर गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ जाती है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है दोस्तों। जबलपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है मध्य प्रदेश का, जबलपुर सिटी दोस्तों। भेड़ाघाट, धुआंधार जलप्रपात यहीं पर स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे बसा और नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। और नासिक, यहां भी कुंभ मेले का आयोजन होता है दोस्तों। गोदावरी नदी के किनारे बसा है। महाराष्ट्र के त्रयंबक पठार से गोदावरी नदी निकलती है। इट इज लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। तो इस तरह से यह नदियों का, हम नदियों के किनारे बसे शहरों की चर्चा किया। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि लगातार बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं सूरज उपाध्याय, शुभश्री साहू, उदय, अभिनव भार्गव, संदीप यादव, राजेश कुमार, मूर्ति साहू, विक्की, आदित्य कुशवाहा, भक्त, ज्ञान रंजन साहू, सौरभ चौधरी, संजय नेगी, ब्रदर गेमर और नरेंद्र, सरबर्था बनर्जी, अभिनव भार्गव, विश्वजीत कुशवाहा और अफसरा। शुभम रघुवंशी भी हैं, अश्विन प्रभा, अभिषेक अचवाले। इतने लोगों ने आज उत्तर और कमेंट दोनों किया है। इस तरह से आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर देने का प्रयास करें। आइए, आज आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात की अनुमति दी? अग्नि, आकाश, सिंधु या विजय? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या केरला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च मौसम केंद्र कहां स्थापित किया गया? लेह, गैंगटोक, इम्फाल या शिमला? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां अवस्थित है? मुंबई, चेन्नई, पुणे या दिल्ली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य, ध्यान रखेंगे दोस्तों, आर्टिफिशियल सन का क्या नाम है? के स्टार, के सन, के प्लैनेट या के ऑर्बिट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन GAVI कहां स्थित है? जिनेवा,
याद रखना जिनेवा, इसको ठीक कर लेना, पेरिस, लंदन या बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआईएसएफ का हेड क्वार्टर कहां है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन डिजिटल इंडिया पुरस्कारों को प्रदान करता है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन या नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इसी में से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? रानी रामपाल, वंदना कटारिया, गुरजीत कौर या निक्की प्रधान। और अंतिम प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या कावेरी नदी। इस तरह से आप लोग देख करके पहले खबरों को सुनिएगा, फिर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आशा करता हूं कि आप लोग सभी सही उत्तर देंगे। और दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।